नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 अगस्त 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज और करंट अफेयर्स की 5 से इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से मैं बता देता हूं कि एडिटोरियल्स में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स के इंपोर्ट के ऊपर जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट लगाई गई है, इसको लेके एक आर्टिकल है। सऊदी अरेबिया में पीस टॉक्स हो रही है रशिया यूक्रेन को लेके, तो जेद्दा कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ इसके बारे में बात की गई। क्लस्टर म्यूनिशंस के प्रयोग को लेके इंटरनेशनल ट्रीटी क्या बोलती है, क्यों इसका प्रयोग अनएथिकल है, इसके बारे में बात की गई है। फिर करंट अफेयर्स में इंडिजीनियस वेब ब्राउजर बनाने के लिए सरकार ने यहाँ पे कॉम्पिटिशन जारी किया। इस कॉम्पिटिशन में 3.5 करोड़, इनफैक्ट 3 करोड़ 40 लाख रुपए तक के नाम है। इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चंद्रयान 3 का ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर कंडक्ट किया गया है। चौथा 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। केरला का नाम केरलम बदलने जाने की बात की जा रही है, इसको देखेंगे। कर्नाटका के अंदर एलिफेंट का काउंट। और एसएमआर, एसएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्यूम है। एसएमआर के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। किस प्रकार से एसएमआर हमारी जो नेट जीरो का टारगेट है उसको अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है। तो डिटेल में देखने वाले टॉपिक दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप www.harshitdvidi.com की स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी जाके इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जो कि एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, इसको भी वहां पे भी देख सकते हैं। कुछ थीम्स है दोस्तों, जैसे ऑब्जेक्टिविटी की थीम, एथिक्स पेपर 4 की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की थीम, एथिक्स एंड मोरालिटी की थीम, इक्विटी और इक्वलिटी की थीम, लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी की थीम। तो ये जो पर्टिकुलर 6 से 7 थीम्स हैं, ये थीम्स ऑलमोस्ट अपलोड हो गई हैं। जल्दी ही मेंटरशिप कोर्स में ये अपलोड हो जाएंगे। वैसे तो इनको अब तक हो जाना था, लेकिन आपको पता होगा बीच में थोड़ी तबियत गड़बड़ा गई थी मेरी, इसलिए मेरा बीच में जो रिकॉर्डिंग था इस लेक्चर का वो बंद हो गया था। मेरी सर की वीडियोस आ रही थी, लेकिन अब जल्दी से इस मेंटरशिप कोर्स में आज शाम तक या कल तक ये सारी थीम्स अपलोड हो जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों 20-25 और टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के। 20-25 पीडीएफ टॉपिक्स और ज्यादा है, लगभग 35 से 40 होंगे, वो पेंडिंग है। उनको भी मैं धीरे धीरे करके आपके लिए अपलोड करूंगा। 3-4 वर्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स भी बन चुके हैं, वो भी अपलोड होंगे। तो सॉरी फॉर द डिले बिकॉज ऑफ द बैड हेल्थ। ठीक है, आप चाहें तो ओवरऑल मेंटरशिप कोर्स से इस पर्टिकुलर एथिक्स को सीरीज को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना एडिटोरियल का पहला आर्टिकल देखते हैं। प्रपोज्ड लाइसेंसिंग फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट्स डेंट इंडियाज क्रेडिबिलिटी। क्या बोला जा रहा है? अब एकदम से इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंज है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने 3 अगस्त को इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को नोटिफाई किया, लैपटॉप को लेके, पर्सनल कंप्यूटर्स को लेके, टैबलेट्स को लेके, सर्वर्स को लेके। और ये जो कर्व्स है वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ आ गए। तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन हिल गई, क्योंकि बहुत सारे ये आइटम्स ट्रांजिट में रहते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स चाइना से, ताइवान से, कोरिया से ऑलरेडी शिप हो चुके थे, यूएस से इंडिया में आ रहे थे। अब बीच में ट्रांजिट में ही यहाँ पे इंपोर्ट लाइसेंस रिक्वायरमेंट लगा दी आपने। तो भाई कस्टम ऑफिसर्स तो सरकारी लोग हैं, तो उनको जब डीजीएफटी का नोटिस मिला तो उनको समझ में आया कि भैया ये तो सरकारी पॉलिसी बना रही है, इंपोर्ट करना नहीं है। तो उन्होंने सारे शिपमेंट्स को पोर्ट पे रोक दिया। बाद में सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा। सरकार से जब पूछा गया कि भैया इस प्रकार का इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आप क्यों रख रहे हैं, तो सरकार का बोलना है कि भाई देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स मैटर करते हैं। बहुत सारा हार्डवेयर डिवाइस चाइना से बन के आ रहा है, और हो सकता है इस इंपोर्टेड डिवाइस में कुछ सर्वेलेंस का आप कह लो एलिमेंट लगाओ। जैसे कि मोबाइल फोन्स के अंदर स्पाईवेयर होता है, उसी प्रकार से टैबलेट्स और लैपटॉप्स के अंदर हो सकता है सर्वेलेंस की कोई चिप लगी हो, इंडियन यूजर्स को पता ही ना चले और चाइना में उनका सारा डाटा जा रहा हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ओवरऑल चाइना से आने वाले जो लैपटॉप और कंप्यूटर वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सर्वेलेंस वाले एंगल को इंडिया चेक करना चाहता है। दूसरा, इंडिया के अंदर आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन को सेटअप करने की कोशिश है। देखिए, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव भारत सरकार ने निकाला था, ये स्कीम सक्सेसफुल जरूर हुई है, बट एक मेजर स्केल पे सक्सेसफुल नहीं हुई है। इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एचपी हो गया, लेनोवो हो गया, वो मैसिव स्केल पे अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को इंडिया के अंदर सेटअप करें। और देखिए, पीसी कंपोनेंट की जो वैल्यू चेन्स होती है वो अपने आप में बहुत ट्रिकी, अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो एकदम से इंपोर्ट की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट लगा के आप सोचो कि बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग बेस आप कुछ महीनों में सेटअप करवा दोगे, ये भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। उल्टा ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया का नुकसान हो सकता है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है और इंडिया के अंदर ओवरऑल इन डिवाइसेस की शॉर्टेज पड़ सकती है, दाम वगैरह भी बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इंडिया सॉफ्टवेयर और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट का गढ़ है, और उसके लिए हमको आईटी हार्डवेयर की जरूरत है। और आईटी हार्डवेयर के इंपोर्ट के ऊपर आपने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट लगा दी है। तो काफी बवाल हुआ जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो सरकार ने बोला कि जो नए कर्व्स हैं
वो इमीडिएटली इफेक्ट के साथ नहीं, 1 नवंबर को इफेक्ट के साथ आएंगे। प्लस यहां पे केंद्र की सरकार ये भी क्लियर कर रही है कि वी आर नॉट रिजाइटिंग टू लाइसेंस राज, मतलब अगर इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो लाइसेंस सरकार बहुत इमीडिएट स्टेप पे बांटेगी। अब अगर सरकार लाइसेंस इमीडिएट बेसिस पे बांट रही है तो इन फर्स्ट प्लेस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स रखी क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। तो देखिए भाई, 1970s में, 1980s में इस प्रकार के इवेंट्स पहले बहुत हो चुके हैं। उस समय पे भैया लाइसेंस राज चलता था, इंस्पेक्टर राज चलता था, कुछ भी इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाता था। आज की डेट में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। अगर आप देखो तो 2022-23 में 28% पीसी और टैबलेट का इंपोर्ट इंडिया के अंदर घटा था, $5.3 बिलियन पे पहुंच गया था। तो भाई देखिए, ऑथर कुल मिला के कहने की कोशिश ये कर रहा है कि इंडिया के अंदर इस प्रकार के हाईटेक गैजेट्स के इंपोर्ट को सस्टेनेबली बढ़ाने की जरूरत है, ना कि ओवरऑल आप लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को लगा के इंपोर्ट को बंद सा करने की कोशिश करो। ठीक है ना। तो हाउस होल्ड्स के लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, इवन टेक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आईटी इनेबल्ड एक्सपोर्ट सर्विसेज को फैसिलिटेट करने के लिए एक कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी आईटी हार्डवेयर की इंडिया के अंदर जरूरत है, और इस प्रकार के स्टेप्स उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन पुश रशिया एंड यूक्रेन टुवर्ड्स टॉक। अब ये तो टाइटल ही मुझे गड़बड़ लग रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं ना पुश कर पाएगी। देखिए, जेद्दा कॉन्फ्रेंस हुई, इसको लेके मैंने एक शॉर्ट भी बनाया, शाम तक अपलोड हो। बात यह है कि जो जेद्दा में कॉन्फ्रेंस हुई है यूक्रेन वॉर को लेके, 42 नेशंस ने यहां पे पार्टिसिपेट किया। इसको एक सीरियस एफर्ट बोला जा रहा है दुनिया में, इन अ वे टू फाइंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट, फाइंडिंग इन अ वे टू फाइंड द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। बात भाई ये है कि सारी कंट्रीज ने मिली, बातचीत की, अपने प्रपोजल्स दिए। रशिया ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो पर्टिकुलर पीस टॉक्स हैं ये गड़बड़ है। रशिया यहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, और ओवरऑल रशिया मॉनिटर सब कुछ कर रहा है। अब खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि यूक्रेन और वेस्टर्न पार्टनर्स को इनवाइट किया गया, रशिया को इनवाइट नहीं किया गया। इंडिया चाइना यहां पे दोनों को इनवाइट किया गया। यहां पे कुछ सेंट्रल पिलर्स रखे गए हैं इस बातचीत के, जिसमें यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की जा रही है। इससे पहले जून में जो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस हुई थी रशिया यूक्रेन पीस को लेकर, उसमें चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जेदा की टॉक में चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है, साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया का, साउथ अफ्रीका का, चाइना का, रशिया से बहुत अच्छा रिश्ता है, बट ये भी यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल सेटलमेंट लाने की बात की जा रही है यूक्रेन रशिया वॉर में, जहां पे सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे ध्यान दिया जाए। अब जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट में भी आपको बताया है कि भाई देखिए, मुद्दा बिल्कुल अलग है, पीस के पैमाने यहां पे रशिया यूक्रेन के लिए अलग है। यूक्रेन का बोलना है कि 1991 में जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसके बाद जो लैंड बॉर्डर्स थे उसी हिसाब से लैंड बॉर्डर्स अब होने चाहिए। मतलब यूक्रेन का पुराना इलाका जो कि अभी रशिया कंट्रोल के अंदर है वो वापस करो, फिर वो चाहे डोनेट्स हो, चाहे वो लुहांस हो, चाहे वो क्रीमिया हो। क्रीमियन पेनिनसुला को तो रशिया ने 2014 में ही कब्जा लिया था, क्रीमियन पेनिनसुला भी यूक्रेन वापस मांग रहा है। तो ये जब यूक्रेन को वापस दे दोगे तब यूक्रेन पीस टॉक शुरू करेगा, ऐसा यूक्रेन का बोलना है। रशिया बोल रहा सपने में जी रहे हो क्या, तुमको कुछ वापस नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई चलती चली जा रही है, और इस लड़ाई को भड़का रहा है यूएस। देखिए, यूक्रेन तो लड़ता जा रहा है और यूक्रेन आगे आने वाले कुछ सालों तक लड़ता रहेगा। यूक्रेन को यह बात पता है कि अगर जंग रुक जाती है तो जितना इलाका वो हार चुके हैं वो हमेशा के लिए उनके पास से चला जाएगा। एक ही तरीका है उसको वापस लेने का मैक्सिमम बेसिस पे, वो ये है कि जंग को जारी रखो। और यूक्रेन को जंग को जारी रखने के लिए बैक एंड से यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की मदद है। इसलिए बहुत सारे लोग यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी इल्जाम डाल रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर जंग को भड़का रहे हैं। यहां पे प्रैग्मेटिक होने की जरूरत है। ठीक है ना भाई, क्यों जरूरत है? क्योंकि देखिए, पिछले साल रशिया को खेरसोन और खरकीव से पीछे ढकेल दिया था यूक्रेन ने। बाद में रशिया ने एक मैसिव काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया और यूक्रेन को पीछे की तरफ ढकेला है। अब थोड़ा बहुत यूक्रेन बैकफुट पे, यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशंस यहां पे जरूर मिल गए हैं, बट यूक्रेन इज ऑन द बैकफुट। पिछले कई महीनों से यूक्रेन लगातार रशिया के ऊपर अटैक कर रहा है, बट कोई मेजर बैटलफील्ड एडवांस या फिर आप कह लो फायदा इस समय पे यूक्रेन को नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के लड़ाई हो रही है, सिविलियंस की जान जा रही है, रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं, दुनिया भर में कमोडिटीज की, ग्रेन्स की कमी पड़ रही है, बट यूक्रेन रशिया आपस में एक दूसरे के साथ लड़े चले जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, यहां पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की परिभाषा क्या है? आपको याद होगा दोस्तों, कुछ साल पहले लड़ाई हुई थी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। अर्मेनिया ऐसा नहीं था कि लड़ा नहीं सकता था, लेकिन अर्मेनिया को हार माननी पड़ गई अजरबैजान के सामने, चूंकि अजरबैजान को टर्की एक्टिवली सपोर्ट कर रहा था और अर्मेनिया को पीछे से रशिया का सपोर्ट मिला नहीं।
तो आर्मेनिया कमजोर पड़ गया, उसको समझ में आ गया कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है और ना ही सपोर्ट है लड़ने का। अगर रशिया लगातार वेपन्स की सप्लाई आर्मेनिया को करता रहता तो आर्मेनिया इतनी आसानी से नगोर्नो काराबाख और अजरबैजान को नहीं देता। लेकिन यहां यूक्रेन के केस में यूक्रेन लगातार लड़ाई इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बड़े स्केल पे यूएस वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वेपन्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो बहुत सी कंट्रीज यहां पे इनडायरेक्टली यूएस और यूरोप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आप बड़े स्केल पे जो वेपन दे रहे हैं यूक्रेन को, उसके चलते ही जंग चल रही है। अगर आप ये वेपन्स देने बंद कर दो, यूक्रेन के पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, जंग रुक जाएगी। लेकिन उस केस में जितना इलाका रशिया ने यूक्रेन का कब्जाया है वो रशिया के पास चला जाएगा। आपकी क्या राय है भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना बवाल हो चुका है, इतना रायता फैल चुका है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लीडर के लिए, कंट्री के लिए इस पर्टिकुलर रायते को समझा पाना, सुलझा पाना मुश्किल होगा। ठीक है, फिर अगला, स्टॉप द फेंस सिटिंग इन द क्लस्टर बॉम्ब यूज। यहां पे क्या बोला जा रहा है, प्रभाष रंजन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया वो यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशंस प्रोवाइड करेंगे। क्लस्टर म्यूनिशंस के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना के, शॉर्ट बना के आपको समझा रखा है कि क्लस्टर म्यूनिशन होता क्या है। ये एक प्रकार का बम है दोस्तों, इसको फेंको तो इस बम के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बम निकलेंगे, एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े इलाके में गिरेंगे, फटेंगे। जब फटेंगे तो नीचे लोगों को मेम कर सकते हैं, मार सकते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इस क्लस्टर म्यूनिशन से जो मल्टीपल एक्सप्लोसिव सब म्यूनिशंस निकलते हैं ना, इसको बॉम्बलेट्स बोलते हो। कई सारे बॉम्बलेट्स पहले इंपैक्ट में फटते नहीं है, वो कुछ हफ्ते बाद फटेंगे, दिन बाद फटेंगे, महीने बाद फटेंगे या कुछ सालों बाद फटेंगे। तो जो लंबे समय के बाद फटते हैं वो लैंड माइंस जैसे जमीन के अंदर धसे हुए होते हैं। जब वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा होगा वो फट जाएंगे और एकदम से पता भी नहीं चलेगा वहां पे किसी खड़े ह्यूमन को कि भाई हुआ क्या, एकदम से ये खटे। मतलब डेड रेट समझते हो ना, डेड रेट मतलब जितने क्लस्टर म्यूनिशंस निकले, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर म्यूनिशन आया, उसमें से छोटे छोटे 100 बॉम्बलेट सब म्यूनिशंस निकले, अब उसमें से 10 नहीं फटे, तो इसको आप बोलोगे डेड रेट हो गया यहाँ पे 10%। क्योंकि जितना ज्यादा ये डेड रेट होगा उतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म में क्लस्टर म्यूनिशंस खतरनाक हो जाएंगे। समझ गए। और ये जो इनएक्टिव बॉम्बलेट्स हैं ये लैंड माइंस की तरह काम करते हैं, ग्रेव थ्रेट कॉज करते हैं सिविलियन पॉपुलेशन को, वुमेन को, चिल्ड्रन को लंबे समय तक। ये भी नहीं कि जब फट गया खत्म हो गया, हाँ भाई मैटर खत्म हो गया, नहीं भैया, मैटर खत्म नहीं हुआ। पता नहीं कहां पे कौन सा सब म्यूनिशन बॉम्बलेट फटाओ, वो कब फटेगा मालूम नहीं। ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से, जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया ने एक फुल स्केल इन्वेजन यूक्रेन का लॉन्च किया, क्लस्टर बॉम्ब्स का भी प्रयोग किया। खरकीव जैसे शहरों में यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी वजह से सिविलियन डेथ्स हुई हैं, ओवरऑल होम्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल सबको नुकसान पहुंचा है। अब तो खैर यूक्रेन के पास भी यूएस की तरफ से वेपन्स आ गए हैं तो चीजें और खतरनाक हो गई। और क्लस्टर बॉम्ब्स की भाई अपने आप में नोटोरियस हिस्ट्री है। क्लस्टर बॉम्ब्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था। क्लस्टर बॉम्ब्स को मल्टीपल ऑकेशंस पे इस्तेमाल किया गया यूएस की आर्मी के द्वारा, कहां कहां पे, वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में। क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटर के हिसाब से ओवरऑल 1960 से लेकर अब तक 56,000 से 86,000 लोगों की क्लस्टर म्यूनिशन अफेक्टेड कंट्रीज में मौत हो चुकी है इनके इस्तेमाल की वजह से। और इनका जो यूज है बढ़ रहा है, क्योंकि रिसेंट बीइंग रशिया यूक्रेन वॉर में अब रशिया यूक्रेन दोनों लोगों के पास क्लस्टर बॉम्ब्स हैं। जो इंटरनेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है ना कस्टम बॉम्ब्स के अगेंस्ट, सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा, इसने मोमेंटम गेन किया। इसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी साइन हुई थी, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। ये कब इनैक्ट हुई थी, तो ये इनैक्ट हुई थी आपकी मई 2008 में। तो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन इनैक्ट हुआ है, इसका मतलब ये कि आप क्लस्टर बॉम्ब्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए एक कैच है, सारी कंट्रीज ने कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन के ऊपर अपना अप्रूवल नहीं दिया है, केवल 112 कंट्रीज ने अप्रूवल दिया है। नाटो कंट्रीज ने अप्रूवल दिया है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम ने अप्रूवल दिया, लेकिन कुछ कंट्रीज है जिन्होंने कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन के ऊपर अपना अप्रूवल नहीं दिया। जैसे यूएस ने नहीं दिया, रशिया ने नहीं दिया, चाइना ने नहीं दिया, इसराइल ने नहीं दिया, इंडिया ने नहीं दिया। तो भैया इंटरनेशनली बाइंडिंग नहीं है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन। रशिया यूक्रेन दोनों इस पर्टिकुलर ट्रीटी को अधेयर नहीं करते। तो टेक्निकली सीसीएम के हिसाब से तो भैया क्लस्टर म्यूनिशन के प्रयोग को रोकने की ना रशिया ने एश्योरेंस दी है ना यूक्रेन ने एश्योरेंस दी है। अब आर्टिकल 1 ऑफ द सीसीएम बैन करता है यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। ठीक है। जो एक कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन है ना, ये ऑब्लिगेट करता है अलग अलग कंट्रीज को टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल और क्लस्टर म्यूनिशंस इन देयर पोजेशन। कंट्रीज ऑल्सो लीगली बाउंड है कि विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया जाए, जहां पे अगर क्लस्टर बॉम्बिंग की वजह से कुछ इंडिविजुअल सिविलियंस अफेक्टेड है तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन मिलना चाहिए। अब बात ये दोस्तों, अगर कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन यूनिवर्सल नहीं है, पूरी दुनिया में ओवरऑल इसके
यूज को बैन नहीं किया गया, तो क्या कोई और ट्रीटी नहीं है जो कि क्लस्टर म्यूनिशंस के इस्तेमाल को रोकने की बात करे? नहीं दोस्तों, ट्रीटी है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल फंडामेंटल जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन तो हो रहा है। जो भी इंटरनेशनल लॉ है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, इसने हमेशा एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है कॉम्बेटेंट्स और सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में। कॉम्बेटेंट्स मतलब जो आर्मी के मेंबर्स है जो जंग को लड़ रहे हैं, और सिविलियन पॉपुलेशन जो जंग को लड़ नहीं रहे हैं, उस पर्टिकुलर इलाके में एप्लीकेबल है। तो कोई भी मिलिट्री पार्टी हो, कोई भी कंट्री की आर्मी हो, अगर वो अटैक करेगी तो अपने अटैक में इस बात का स्पेशल ध्यान रखेगी कि नुकसान केवल कॉम्बेटेंट्स को हो, सिविलियंस को ना हो। तो भाई फंडामेंटल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स नहीं होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेट अटैक होने चाहिए। मतलब आपका अटैक सिविलियन की तरफ डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए। इस कस्टमरी इंटरनेशनल नॉर्म को कोडिफाई किया गया आर्टिकल 51 क्लॉज 4 ऑफ द एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ 1949 जेनेवा कन्वेंशन। इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। As per Article 51 Clause 4 of Additional Protocol 1 to the 1949 Geneva Convention, भैया मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए। आपको फोर्स का इस्तेमाल एक जंग के केस में भी कॉम्बेटेंट्स के अगेंस्ट करना है, सिविलियन के अगेंस्ट नहीं करना है। तो भले ही कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन प्ले में ना हो इंटरनेशनली, यूक्रेन रशिया ने साइन ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे भी कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया जा सकता, नहीं इस्तेमाल किया जा सकता एज पर रेलेवेंट इंटरनेशनल नॉर्म, जो कि मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया। फिर एक और फंडामेंटल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ नॉर्म है प्रोपोर्शनैलिटी का। इसको कोडिफाई किया गया आर्टिकल 51 क्लॉज 5 ऑफ द एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ 1949 जेनेवा कन्वेंशन। ये क्या बोलता है? दिस रूल प्रोहिबिट्स एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स दैट कॉजेस इंसिडेंटल डैमेज टू द सिविलियन पॉपुलेशन और सिविलियन ऑब्जेक्ट्स व्हेन कंपेयर्ड टू मिलिट्री बेनिफिट्स एंटिसिपेटेड। जब भी आप किसी वॉर जोन में मिलिट्री वेपन्स को इस्तेमाल कर रहे हो, आपको प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट करना है कि उसको इस्तेमाल करके मिलिट्रीली आपको उतना फायदा होगा कि भी नहीं होगा जितनी सिविलियन जाने जा रही हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट भी करना है। हाँ भाई, बस ये दिखाने के लिए तुम्हारे पास इतना बड़ा बम है, तुमने बम फोड़ दिया, सिविलियंस की जान ज्यादा चली गई, अपोजिट मिलिट्री को बस एक मैसेज गया, उनका कुछ नुकसान वगैरह नहीं हुआ। तो प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट को भी देखना है इंटरनेशनल वॉर जोन्स में। किसके हिसाब से? भाई 1949 जेनेवा कन्वेंशन के एडिशनल प्रोटोकॉल के आर्टिकल 51 क्लॉज 5 के हिसाब से। ये भी आपके नोट्स के अंदर आना चाहिए। तो बेसिकली कहने की कोशिश यह है कि क्लस्टर म्यूनिशन का प्रयोग कंप्लीटली इलीगल है, एथिकल है, इमोरल है, और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के रिस्पेक्ट में कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है इसको रोकने में, तो भैया जेनेवा कन्वेंशन के प्रोविजंस डेफिनेटली इफेक्टिव हैं। तो ये क्लस्टर म्यूनिशंस का प्रयोग बिल्कुल डिस्करेज होना चाहिए। लेकिन अब डिस्करेज कहां ही होने वाला, लड़ तो रही है पागल टाइप। यूपीएससी मेंटरशिप कोर्स के प्रोग्राम के बारे में एक बार और याद दिलाता हूं दोस्तों, चाहे तो आप इसको अधेयर कर सकते हैं। काफी मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है, www.harshitdwedi.com पे पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल है। चलिए करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं दोस्तों। पहली न्यूज, डेवलप इंडिजीनियस वेब ब्राउजर ग्रैब क्रैश प्राइसेस। भाई देखिए, इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया वेडनेसडे को कि कैश प्राइस मिल सकते हैं 3.4 करोड़ रुपए तक के उन डेवलपर्स को जो कि मदद करेंगे क्रिएट करने में एक इंडिजीनियस वेब ब्राउजर, इंडिया का वेब ब्राउजर। अब वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत से वेब ब्राउजर्स हैं भैया, माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, बतेरे वेब ब्राउजर्स हैं। तो इंडिया की सरकार यहां पे वेब ब्राउजर का एक कंपटीशन क्यों कंडक्ट कर रही है? वेब ब्राउजर के आइडियाज यहां पे क्यों मांगे जा रहे हैं? देखिए, और खास बात दोस्तों ये कि ये जो इंडिया का वेब ब्राउजर है ना, इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को। ठीक है ना भाई? क्या है, भारत सरकार के जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, जिसमें एसएसएल भी एक चीज है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए कभी आप godaddy.com पे जाओ और वहां पे जाके आप अपनी एक वेबसाइट खरीदो। मैंने एक काम किया इसलिए मैं जानता हूं। और उस वेबसाइट को खरीदने के बाद आप अपनी होस्टिंग लो, ठीक है। अब GoDaddy वाला आपसे बोलेगा कि एसएसएल सर्टिफिकेट भी खरीद लीजिए, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट भी खरीद लीजिए। क्यों? जब भी ओवरऑल एक ब्राउजर पे कोई वेबसाइट खुलती है, उस ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट सेफ है? एसएसएल सर्टिफिकेट से पता चलेगा। और प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये एसएसएल सर्टिफिकेट कुछ थर्ड पार्टी द्वारा इशू किए गए हैं। दुनिया भर में कुछ ही थर्ड पार्टीज हैं जिनको यहां पे इसके लिए रिकॉग्निशन मिला है। तो अगर आप कल की डेट में कोई वेबसाइट बनाते हो तो गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपकी वेबसाइट को सेफ तभी बताएंगे जब आपकी वेबसाइट के पास एक एसएसएल सर्टिफिकेट होगा, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट होगा।
ये एसएसएल सर्टिफिकेट वेबसाइट्स को इनक्रिप्ट करता है और ब्राउजर्स को ये बताता है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर वेबसाइट में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार का इंपर्सोनेशन नहीं है, ये कंप्लीटली सेफ है। तो बेसिकली एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है ये एसएसएल सर्टिफिकेट। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इंडिया के अंदर एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है 2000 में सीसीए के द्वारा, मतलब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा। ये पर्टिकुलर अथॉरिटी इंडिया बेस्ड जो सरकारी वेबसाइट्स हैं जिनको बनाया जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, इन पर्टिकुलर वेबसाइट से, मतलब भारत की जो वेबसाइट्स है, भारत की जो सरकारी वेबसाइट्स हैं, इसको जो एसएसएल सर्टिफिकेट रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, उसको जेन्युइन नहीं मानते गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे ब्राउजर्स। तो ये बड़ा बवाल है। हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट भी इस प्रकार के ब्राउजर्स पे कभी कभी रिस्की दिखाई जाती हैं। तो ये एक टेंशन की बात है। इसीलिए भारत सरकार ने यहां पे एक प्लान निकाला है और लोगों को बोला है कि कैसा वेब ब्राउजर बनाइए इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया की रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा इशू किए गए एसएसएल सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे ओवरऑल उस वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी को सही माने और उसके इस्तेमाल को प्रमोट करे, ना कि क्रोम फायरफॉक्स जैसे मतलब डी प्रमोट करने लगे। जुलाई 2014 में विंडोज और वेब ब्राउजर जैसे डेवलपर्स ने गूगल क्रोम और फायरफॉक्स के लिए सीसीए की रूट स्टोर को ट्रस्ट करवाना बंद कर दिया। सीसीए मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जो कि सरकारी एजेंसी है। तो अब सोचिए, तो बड़ी अजीब सी बात है ना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इंडिया का सरकारी वेबसाइट बनाए, उसमें सीसीए का सर्टिफिकेट लगा और गूगल क्रोम फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर इसको मानते नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज इसको मानता नहीं। तो दिस इज नॉट द राइट वे। इसलिए भारत सरकार यहां पे कोशिश कर रही है कि हम खुद का अपना इंडिजीनियस ब्राउजर बनाएंगे। ठीक है, और इसके लिए कैश प्राइस वगैरह यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हमने डिस्कस किया। फिर ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर ऑफ चंद्रयान 3 परफॉर्म। देखिए क्या हुआ। इसरो का जो तीसरा मून मिशन है चंद्रयान 3, केवल 1437 किलोमीटर दूर है मून से। 14 अगस्त को अगला ऑपरेशन है, आप कह लो नेक्स्ट ऑपरेशन, जिसको आप बोल सकते हो फोर्थ मैन्यूवर। तो अभी जो हुआ है वो फोर्थ मैन्यूवर है। जो फिफ्थ और फाइनल ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर है ये 16 अगस्त को होगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वेडनेसडे को एक और ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर किया है इंडिया के चंद्रयान 3 का। इस मैन्यूवर को परफॉर्म किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से, जो कि बेंगलुरु में प्लेस्ड है। अभी के लिए जो चंद्रयान 3 है वो मून की सरफेस से 1437 किलोमीटर ऊपर है, 174 किलोमीटर क्रॉस 1437 किलोमीटर के ऑर्बिट में ये इस समय पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पांचवें मैन्यूवर के बाद इसकी एक सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी मून की सरफेस के ऊपर 23 अगस्त 2023 को। तो वी जस्ट होप कि इस बार इंडिया इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा फीट अचीव कर ले। इस बार कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मट्टी पल्ले थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। केरला की राज्य की सरकार की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके यूनानिमसली केंद्र की सरकार को बोला है कि आप केरला के नाम को केरला से बदल के केरलम कर दीजिए। एक्चुअली मलयालम में केरला को केरलम ही बोला जा रहा है, लेकिन केरला की राज्य सरकार की असेंबली क्या बोल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्य को केरला बोला गया है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब ने रूल 180 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली एक्सेप्ट किया गया है केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर की जो मलयालम नाम है केरलम, दैट शुड बी द एक्चुअल नेम ऑफ द स्टेट इन ऑल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स। अभी के लिए स्टेट का नाम केरला है। केरला डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, ओवरऑल आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपका केरला ही लिखा हुआ है, केरलम नहीं लिखा होता है। इसको केरलम करने की यहां पे कोशिश है सरकार की। फिर भैया कर्नाटका के अंदर नंबर ऑफ एलिफेंट्स, पिछले काउंट के रिस्पेक्ट में केरला के अंदर कर्नाटका के अंदर 364 एलिफेंट्स और बढ़ गए, पेचाइडम्स और बढ़ गए। तो भैया 2017 में 630,049 एलिफेंट्स थे केरला के अंदर, अब वो हो चुके हैं 6,395। ये बताती है कि इंटरव्यू रिपोर्ट ऑन एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टिमेट्स 2023 की। जो पॉपुलेशन रेंज है कर्नाटका के अंदर एलिफेंट्स की वो है 5,914 से लेकर 6,877। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया गया कर्नाटका मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट ईश्वर खंड्रे के द्वारा। जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स दैट आर क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो भाई ये चीज क्लियर हो गई। देखिए
एलिफेंट्स कर्नाटका के अंदर बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2010 में 5,740 थे, 2012 में 6,072 थे, 2017 में 6,049 हो गए और अब भैया 6,395 हो चुके हैं। एक और बात बता दूं, यहां पे सिर्फ कर्नाटका के अंदर नंबर ऑफ जो एलिफेंट्स है उनकी बात हो रही है। ओवरऑल इंडिया में नंबर ऑफ एलिफेंट्स अप्रोक्सीमेटली 27,000 से 28,000 है। तो एक रिपोर्ट बस यही बता रही है कि कर्नाटका के अंदर एलिफेंट्स काफी ज्यादा हैं। देखा जाए तो कर्नाटका के अंदर 23 फॉरेस्ट डिवीजन है। अगर आप देखो तो ओवरऑल कर्नाटका में एलिफेंट डेंसिटी है 0.34 पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 1,116 एलिफेंट्स हैं। हाईएस्ट डेंसिटी है एलिफेंट्स की 0.96 पर स्क्वायर किलोमीटर। नागरहोल टाइगर रिजर्व में 831 एलिफेंट्स है, डेंसिटी है 0.93 पर स्क्वायर किलोमीटर। और फाइनली आ जाते हैं दोस्तों अपने आखिरी आर्टिकल पे, कैन एसएमआर हेल्प इंडिया अचीव नेट जीरो। यहां पे बेसिकली बात हो रही है स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स की। देखिए दुनिया का क्वेस्ट है कि वो अपने आप को डीकार्बोनाइज करें। जो कोल और आप कह लो तेल वगैरह को जला के, नेचुरल गैस को जला के हम इन्वायरमेंट को प्रम्यूट कर रहे हैं। नेचुरल गैस तो चलो फिर भी कम पॉल्यूशन कॉज करती है, लेकिन अगर हम कोल और तेल की बात करें तो तेल अच्छा खासा और कोल अच्छा खासा पॉल्यूशन कॉज करता है। तो हमें इंश्योर करना है एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। अभी के लिए दुनिया अपनी 82% एनर्जी सप्लाई के लिए फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पावर सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइनल एनर्जी कंजम्पशन में इलेक्ट्रिसिटी का शेयर आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। 2050 तक फाइनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 80% से 150% तक बढ़ेगा। और ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो साफ नहीं होने वाली है। रिसेंटली अगर आप देखो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जब रशिया से गैस आना बंद हो गई तो यूरोप के अंदर सोलर और विंड पावर के साथ साथ कोल कंजम्पशन भी बढ़ने लगा है। कोल बेस्ड पावर प्लांट जो उनके ठंडे पड़े थे उनको उन्होंने फिर से जलाना शुरू कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म में अगर 24x7 लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को आपको प्रमोट करना है तो सिर्फ सोलर और विंड पावर के बेसिस पे दोस्तों आप नहीं कर पाओगे। आपको एक एक्स्ट्रा रिलायबल सोर्स लगेगा जो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं। कोल फायर्ड पावर जनरेशन ये एक आप कह लो चैलेंज पोज करता है क्लीन एनर्जी को, और इस क्लीन एनर्जी को लाने में पूरी दुनिया सोलर और विंड पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सिर्फ सोलर और विंड पावर सब कुछ नहीं कर सकती। हमें जरूरत पड़ेगी एक अल्टरनेटिव पावर की जो कि लेस कार्बन इंटेंसिव है, और वो अल्टरनेटिव पावर आपकी ये न्यूक्लियर बेस्ड पावर होगी। ठीक है ना। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से जो क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, डिमांड इंडिया के अंदर, जैसे कि लिथियम की, निकल की, कोबाल्ट की, रेयर अर्थ की, वो भी आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए 2030 तक क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड 3.5 गुना बढ़ेगी। क्रिटिकल मिनरल्स कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास हैं, जैसे चाइना के पास, इंडोनेशिया के पास, अफ्रीका के पास, साउथ अमेरिका के पास। तो जो भी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को डोमिनेट कर पाएगा वो इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी बना पाएगा। तो अगर हम सिर्फ रेन्यूएबल बेस्ड एनर्जी की टेक्नोलॉजीज पे जाएं तो क्रिटिकल मिनरल पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो बढ़ जाएगी। और क्रिटिकल मिनरल की मिनरल प्रोड्यूसिंग और मिनरल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी 50 से 100% कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के पास लिमिटेड है। तो बाकी कंट्रीज को अगर ये क्रिटिकल मिनरल्स नहीं मिल पाए तो क्या फिर वो क्लाइमेट इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे? उनकी मदद की तरह यहां पे सामने निकल के आ सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दुनिया की 10% इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं और 180 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस की डिमांड को कंपनसेट करते हैं। 1.5 बिलियन टन CO2 एमिशंस को हर साल कम करते हैं। तो भैया इन्वायरमेंटली नो डाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारी मदद कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस के साथ यहां पे जोड़ दिया जाए 24x7 पावर को प्रोड्यूस करने में, तो नो डाउट टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन में हम हाई स्किल जॉब्स को लेके आ पाएंगे और ओवरऑल अपने एनवायरमेंट को सस्टेनेबली आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है। अगर आप देखो जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, दे हैव जनरली सफर्ड फ्रॉम टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगा सकते हैं। 300 मेगावाट तक के हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं। कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कुडनकुलम 1000 मेगावाट से ज्यादा जा रहा है, गीगावाट्स में जा रहा है, उतने बड़े पावर प्लांट्स लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगाइए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाइए। अगर आप छोटे छोटे प्लांट्स लगाओगे इसका फायदा क्या है? देखिए जो पुराने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको आप आसानी से ओवरऑल इन स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बदल सकते हो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के ऊपर। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो ऑलरेडी पहले यूज हो चुका है, तो उस यूज प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करके आप उसको स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट में बदल सकते हो।
तो जो एसएमआर होगा उसका स्मॉलर कोर होगा, डैमेज फ्रीक्वेंसी उसकी ना के बराबर होगी, कल की डेट में कंटेमिनेशन हो जाए एनवायरमेंट के साथ, एक भूकंप के केस में वो फट जाए, उसका जो कोर रिएक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए एनवायरमेंट में, इन सब चीजों के चांसेस ना के बराबर होंगे। सीज्मिक आइसोलेशन होगा, सेफ्टी ज्यादा होगी। एसएमआर डिजाइन जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उससे बहुत ज्यादा सेफ होती हैं, तो जो पोटेंशियल है अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का वो ना के बराबर होगा। और खास बात दोस्तों ये है कि कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बड़े स्केल पे न्यूक्लियर फ्यूल पैदा करते हैं और उसको अपनी साइट पे स्टोर करते हैं। ये केस एसएमआर में नहीं होगी, एसएमआर में स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल साइट पे स्टोर होगा। लेकिन अब एसएमआर के केस में ऑब्वियस सी बात है, 300 मेगावाट का एसएमआर है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम पैदा होगी, तो सारा न्यूक्लियर तामझाम इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों किया जाए, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी बोलेंगे। तो कुल मिला के एसएमआर को, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पे इंडिया में अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय किया जा सकता है। हमें बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुडम कुनल जैसे छोटे छोटे लैंड बेस्ड एसएमआर को बना लेंगे। तो क्या है कि भाई यूरेनियम की कमी नहीं है दुनिया भर की कंट्रीज में, हम दुनिया भर में जो भी कंट्रीज यूरेनियम पैदा कर रही है उससे आराम से यूरेनियम को सोर्स करके अपनी पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमको रेन्यूएबल एनर्जी बनाना है तो भैया हमको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए होगा, जिसमें दुनिया में वैसे भी होड़ मची हुई है। एसएमआर की बात की जाए तो अगले 40 सालों में पर मेगावाट आवर पावर प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आएगा वो $60 से $90 का आएगा। लॉन्ग टर्म में ये जो एसएमआर है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बहुत हद तक अफोर्डेबल कर सकता है। इसलिए एसएमआर के रिस्पेक्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी और जो बाइडेन जी के भी बीच में डिस्कशन हुआ था जब जून 2023 में यूएस में दोनों लोग आपस में मिले थे। तो एक एफिशिएंट रेगुलेटरी रिजीम की जरूरत है। जिस प्रकार से सिविल एविएशन सेक्टर में रेगुलेटरी रिजीम लाया गया उसी प्रकार से एसएमआर सेक्टर में ये रेगुलेटरी रिजीम लेके आया जा सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को परफॉर्मेंस बेसिस पे और एफिशिएंसी बेसिस पे भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। इंडिया की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अगर स्टैटिस्टिक्स को माना जाए तो देखिए, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इंडिया के अंदर, पावर बेस्ड पावर इंडिया के अंदर 2032 तक पहुंच जाएगी 259 गीगावाट्स पे, अभी 212 गीगावाट्स है। और रेन्यूएबल एनर्जी पहुंचेगा 486 गीगावाट्स पे, जो कि अभी के लिए 130 गीगावाट्स है। इस पर्टिकुलर पावर स्टोरेज को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरफ से मदद मिल सकती है, क्योंकि अभी के लिए देखा जाए तो 2031-32 में केवल 4%, 4.4% पावर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी और हम लोग कन्वेंशनल और रेन्यूएबल पावर पे ज्यादा फोकस मार रहे हैं। जबकि जरूरत यह है कि हम अगर एक क्वांटम जंप अपने न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में लेके आएंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के थ्रू, तो लॉन्ग टर्म में हमारी एनर्जी सस्टेनेबिलिटी भी प्रमोट हो जाएगी, हमारा खर्चा भी कम होगा, एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और सेफ्टी पैरामीटर्स भी यहां पे इग्नोर नहीं होंगे। तो ये बात यहां पे बोली जा रही है। इस पर्टिकुलर स्टेप को प्रमोट करने के लिए एक और स्टेप बताया जा रहा है, लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस करने की जरूरत है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट को अमेंड करके प्राइवेट सेक्टर को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सेटअप करने की परमिशन दी जाए इंडिया के अंदर। हर चीज यहां पे सरकार नहीं कर सकती। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको मजा आया उस पर्टिकुलर लेक्चर में। लेक्चर छोटा था क्योंकि ज्यादा कुछ आज था नहीं, कभी कभी लेक्चर बड़ा हो जाता है, कभी कभी लेक्चर थोड़े छोटे में निपट जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चाहे तो एक बार मेरा मेंटरशिप कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट